नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद साध्वी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज एक बार फिर आप लोगों के समक्ष दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारा ग्रामीण विकास का पार्ट 2 है दोस्तों। तो चलो चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। आप लोग दोस्तों कमेंट के माध्यम से भी बताएं कि उत्तर भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन पंचायती राज से संबंधित है दोस्तों। तो आप लोग बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका सही जवाब है 73वां संविधान संशोधन। ये दोस्तों 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी। आप लोग बताइए दोस्तों। दोस्तों 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1993 क्या है, 24 अप्रैल 1993 में संविधान संशोधन के कौन से 73वें संविधान संशोधन, 24 अप्रैल, ये डेट याद रखिए दोस्तों, 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था की संवैधानिक मान्यता मिली थी। इसका उद्देश्य देश के करीब 2.5 लाख पंचायतों को अधिक अधिकार प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना था। प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्या दोस्तों, 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी। वर्ष 1989 में, बी है वर्ष 1999 में, सी है वर्ष 2009 में, डी है वर्ष 1989 में। इसका सही जवाब आप लोग बताएंगे दोस्तों। दोस्तों उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना जुलाई 1989 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, वर्ष 1989 में हुई थी, जुलाई 1989 में। कृषि विश्वविद्यालयों तथा कृषि विभाग एवं कृषि से संबंधित अन्य विभागों के कृषि संबंधित शोध एवं शिक्षण से में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए की गई थी। क्या, समन्वय। चलो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब की गई। क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब की गई। वर्ष 2001 में, वर्ष 1999 में, वर्ष 1995 में, वर्ष 1989 में। दोस्तों आप लोगों को बताना है किसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वर्ष 1989 में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे वर्ष 1958 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के समतुल्य कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। वर्ष 1979 में प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना NARP की शुरुआत, वर्ष 1995 में संस्थान ग्राम संबंध कार्यक्रम की शुरुआत, वर्ष 1996 में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की गई। कब, 1996 में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की गई दोस्तों, 1996 में जीन बैंक।
फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कृषि पद्धति 21वीं सदी की कृषि हेतु आवश्यक मानी जा रही है? कौन सी कृषि पद्धति 21वीं सदी की कृषि हेतु आवश्यक मानी जा रही है? दोस्तों आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है सी इज द राइट आंसर, पारिस्थितिकीय कृषि पद्धति। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसका नोट बनाइए और बार बार रिवीजन करिए। कृषि उत्पादन प्रणालियों से संबंधित परिवर्तनीय प्रक्रियाओं के व्यवस्थित अध्ययन को कृषि पारिस्थितिकी कहते हैं। इसमें खेती से होने वाली पर्यावरणीय हानि, चाहे वो प्रदूषण हो या वनों या वन्य जीवन को क्षति या अन्य कोई दुष्प्रभाव को कम करने के उपाय विकसित करने पर भी बल दिया जाता है। ये कृषि पद्धति हेतु आवश्यक मानी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा की संस्तुति की गई है? अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा की संस्तुति की गई है? पहला है 8 से कम, बी है 12 से कम, सी है 14 से कम, डी है 10 से कम। दोस्तों आप लोगों को बताना है इसका सही जवाब। दोस्तों का सही जवाब है बी 12 से कम। अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की 12% से कम मात्रा की संस्तुति की गई है। फसलों की कटाई के बाद सबसे जरूरी काम अनाज भंडारण का होता है। अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिए वैज्ञानिक विधि को अपनाने की जरूरत होती है, जिससे अनाज को लंबे समय तक चूहे, कीटों, नमी, फफूंद आदि से बचाया जा सके। भंडारण की सही जानकारी न होने से 10 से 15% तक अनाज नमी, दीमक, घुन तथा बैक्टीरिया द्वारा नष्ट हो जाता है। दोस्तों फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, एफसीआई के खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और निर्गमन मूल्य के बीच अंतर की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा कैसे की जाती है? दोस्तों आप लोग क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, एफसीआई के खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और कृषि लागत और निर्गमन मूल्य के बीच अंतर की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा कैसे की जाती है? पहला है खाद्य ऋण द्वारा, बी है खाद्य अनुदान द्वारा, सी है बजटीय सहायता द्वारा, डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब आप लोगों को बताना है। दोस्तों तो इसका सही जवाब है खाद्य अनुदान द्वारा। क्या इसका सही जवाब है? खाद्य अनुदान द्वारा। दोस्तों चलते हैं दोस्तों कुछ और चर्चा कर लेते हैं। एफसीआई के खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और निर्गमन मूल्य के बीच अंतर की प्रतिपूर्ति खाद्य अनुदान द्वारा की जाती है। प्राकृतिक आपदा या सूखा पड़ने की स्थिति में गरीब लोगों के पास राशन खरीदने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होता है। इस योजना का उद्देश्य ऐसी स्थिति में लोगों को भूखमरी से सुरक्षा प्रदान करना है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। कहाँ आरक्षित है दोस्तों? लोकसभा में, राज्यसभा में, पंचायती राज संस्थानों में या मंत्रिमंडल में? तो दोस्तों इसका सही जवाब है पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, पंचायती राज संस्थानों में भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायतों में महिलाओं को 1/3 या 33.3% सीट आरक्षित की गई है। दोस्तों चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? गेहूं में, चावल में, मक्का में, ज्वार में? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? तो दोस्तों आप लोगों को बताना है, शरीर को कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार से प्राप्त होते हैं। पहला माड़ी अर्थात स्टार्च तथा दूसरी चीनी अर्थात शुगर।
गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा, मोटे अनाज, चावल और दाल तथा जड़ों वाली सब्जियों में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स को माड़ी कहा जाता है। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट मक्का में पाया जाता है दोस्तों। किसमें पाया जाता है? मक्का में पाया। देखिए आप लोग क्वेश्चन गलत मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों लोग चावल में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मार देते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि मक्का में अगर विकल्प में आ जाए गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार आ जाए तो इसमें आपको सही जवाब मक्का लगाना है, क्योंकि चावल लगाओगे तो आप गलत हो जाएगा, इसलिए आपको सही टिक करके आना है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ स्थित है? भोपाल में, बॉम्बे हाई में, डिगबोई, देहरादून में। दोस्तों आप लोगों को बताना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम संस्थान उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की घटक प्रयोगशाला है। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। इस संस्थान का कार्य पेट्रोकेमिकल उद्योग, पेट्रोलियम रिफाइनिंग इत्यादि के लिए प्रक्रियाओं तथा उत्पादों का विकास करना है। यह पेट्रोलियम उत्पादों के लिए मानक निर्धारित करने के लिए सहायता करता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? देहरादून। दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों आपको बताना है धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी होती है। तो दोस्तों धान या चावल की खेती के लिए चिकनी, उपजाऊ व दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। चावल की फसल अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। पूर्वोत्तर भारत की ये मुख्य खाद्यान्न फसल है दोस्तों। क्या है? दोमट मिट्टी। इसका सही जवाब है कौन सा? दोमट मिट्टी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 की क्रांति की आग प्रदेश के किस जिले में प्रस्फुटित हुई थी? दोस्तों प्रयागराज, लखनऊ से, गुरु मुक्तेश्वर से, मेरठ से। दोस्तों इसका सही जवाब आप लोगों को बताना है दोस्तों। आपको इसका सही जवाब बताना है दोस्तों। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। अंग्रेज सरकार के खिलाफ पहली बार 10 मई 1857 को यहाँ से स्वतंत्रता का बिगुल फूंका गया। मेरठ में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले 85 सैनिकों के नाम यहाँ शहीद स्मारक के शिलालेख पर अंकित है दोस्तों। इसका सही जवाब है मेरठ से। दोस्तों ब्रज घाट स्थित है प्रयागराज, आगरा, बाराबंकी, गढ़ मुक्तेश्वर में। आपको बताना है ब्रज घाट अवस्थित है दोस्तों। कहाँ पे अवस्थित है दोस्तों? आपको बताना है कहाँ है ब्रज घाट? गढ़ मुक्तेश्वर में। इसका सही जवाब सी है दोस्तों। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। आधार लिख लीजिए, मुख्य आधार है। उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था का आधार है। व्यापार, कृषि, वाणिज्य, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही है। दोस्तों ये एक तो आपका प्रैक्टिस हो रहा है, दूसरी चीज़ मैं आपको बहुत सारी जानकारियाँ इसके साथ में दे देता हूँ। तो दोस्तों मारिए गर्दा कर दीजिए, वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों, सभी एक ग्रुप में शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है भैया? आप लोगों को बताना है। चलिए इसका सही जवाब है दोस्तों बी। उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि है दोस्तों, कृषि। इसका कृषि दिया राइट आंसर। दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है।
चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जौ और गन्ना राज्य की मुख्य फसलें हैं। वर्ष 1960 के दशक से गेहूं व चावल की उच्च पैदावार वाले बीजों के प्रयोग, उर्वरकों की अधिक उपलब्धता और सिंचाई के अधिक इस्तेमाल से उत्तर प्रदेश खाद्यान्न के क्षेत्र में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है। दोस्तों, खाद्यान्न के क्षेत्र में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न में सबसे बड़ा राज्य। बड़ा राज्य। दोस्तों, PCDF क्या है, इसका आंसर आपको बताना है। PCDF क्या है दोस्तों, इसका सही जवाब आप लोगों को देना है। दोस्तों, दुग्ध से संबंधित एक संस्थान, दलहन उत्पादन से संबंधित संस्थान, आलू रिसर्च से संबंधित संस्थान, मांस उत्पादन एवं रिसर्च से संबंधित संस्थान। तो आपको बताना है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या है। दोस्तों, इसका सही जवाब है दुग्ध से संबंधित एक संस्थान है। क्या है? PCDF क्या है? दुग्ध से संबंधित एक संस्थान है। दोस्तों, आपको बताना है। PCDF दुग्ध से संबंधित एक संस्थान है जिसका उद्देश्य दुग्ध एवं दूध से निर्मित अन्य सभी प्रकार के सह उत्पादों तथा वस्तुओं के यातायात की आवश्यकता एवं प्रभावी व्यवस्था करना है। दोस्तों, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 243 ए, 243 बी, 243 ए, 343 ए, 345 बी। आपको बताना है इसमें सही जवाब कौन सा है। दोस्तों, आपको बताना है दोस्तों, इसका सही जवाब है 243 ये इज द राइट आंसर। दोस्तों, अनुच्छेद 243 कहता है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर एवं मध्यवर्ती उच्च स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा, किंतु उस राज्य में जिसकी जनसंख्या 2 लाख से अधिक नहीं है, 20 लाख से अधिक नहीं है, वहाँ मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं होगा। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, इसके पूर्व भी उनका विघटन किया जा सकता है। दोस्तों, चलते हैं नए क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सहारनपुर, कानपुर, बलिया, प्रयागराज। आपको बताना है दोस्तों कि ये कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, इसका सही जवाब है 23 का, आप लोग नोट कर लीजिए, 23 का डी। दोस्तों, सही जवाब है प्रयागराज। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश कौशल शतरंज योजना का संबंध किससे है? दोस्तों, आप लोगों को बताना है उत्तर प्रदेश कौशल शतरंज योजना का संबंध किससे है। दोस्तों, 24 इसका सही जवाब है कौशल विकास। इसका सही जवाब है कौशल विकास। ये इसका राइट आंसर। दोस्तों, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, चलते हैं दोस्तों, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र कहलाता है? लेखा चित्र, खसरा, नक्शा, बही। दोस्तों, आप लोगों को बताना है
पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए दोस्तों। पहला का सही जवाब है बी, खसरा। किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक में से दर्शाने वाला मानचित्र कहलाता, क्या कहलाता दोस्तों? खसरा। खसरा इज बी इज ए राइट आंसर दोस्तों। जान लीजिए, किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र खसरा कहलाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक पुष्पों उत्पादन करने वाला राष्ट्र है, मतलब सर्वाधिक पुष्प का उत्पादन करने वाला कौन सा राष्ट्र है, मतलब देश है? पहला है इजराइल, 2 है इंग्लैंड, सी है जर्मनी, डी है नीदरलैंड। आपको बताना है दोस्तों उसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। सर्वाधिक पुष्प का उत्पादन किस देश में होता है दोस्तों? इसका सही जवाब आप लोगों को बताना है दोस्तों। पिन करिए, चलिए 4। इसका सही जवाब है दोस्तों नीदरलैंड। नीदरलैंड में विश्व का सबसे ज़्यादा फूल उत्पादन किया जाता है दोस्तों। सर्वाधिक पुष्पोत्पादन करने वाला राष्ट्र नीदरलैंड है, जो विश्व का 58% फूलों को आपूर्ति करता है। विश्व का कितना करता है? 58%। 58% अकेले उत्पादन करता है, अकेले उत्पादन करता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलिए आप लोग नोट करिए दोस्तों। आप लोग हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं। आप लोगों का प्यार सम्मान दुलार मिला दोस्तों, तो ये क्रम जारी रहेगा। इसी प्रकार से आप लोगों को विशेष फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि लेखपाल परीक्षा में एक एक क्वेश्चन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। इसलिए मैं बहुत ही चुने प्रश्नों को एकत्र करके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूं, जिससे आपको परीक्षा में कोई बाधा ना हो दोस्तों। वीडियो एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जिससे आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और लास्ट क्वेश्चन हमारा है 20 क्वेश्चन। नमस्कार दोस्तों, मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है, पर्माकल्चर किसका पर्याय है? दोस्तों पर्माकल्चर किसका पर्याय है? पारिस्थितिकी कृषि, सिंचित कृषि, व्यापारिक कृषि या लेक कृषि? दोस्तों आप लोगों को बताना है ये किसका पर्याय है दोस्तों। इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका जवाब दें, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को बताते चल रहे हैं दोस्तों। इसका सही दोस्तों पर्माकल्चर किसका पर्याय है? सिंचित कृषि का है। पर्माकल्चर किसका पर्याय है? पारिस्थितिकीय कृषि। ये राइट आंसर दोस्तों। सतत कृषि या पर्माकल्चर भूमि प्रबंधन से संबंधित एक विशेष दृष्टिकोण है तथा ये पारिस्थितिकी खेती है जो प्राकृतिक पर्यावरण में विद्यमान विन्यासों को अपनाने के दर्शन पर आधारित है। इसमें सीधे सीधे प्रकृति की व्यवस्था अथवा पारिस्थितिकी की नैसर्गिक प्रकृति को अपनाया जाता है दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। चलते हैं फिर दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद दोस्तों। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।